नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है और अभी कुछ दिन पहले आरपीएफ कांस्टेबल का स्टेटस यानी कि फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए आया था और बहुत से लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी फॉर्म भरने वाला है, स्टार्ट होने वाला है 23 तारीख को, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होगा और साथ ही साथ किन बातों को ध्यान रखा जाए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो पहला पॉइंट, तो जो वैकेंसी आने वाली है काफ़ी अच्छी पोस्ट, मतलब अच्छी मात्रा में वैकेंसी देखने को आप लोग मिलेगा। जो कि फॉर्म जो है अप्लाई होना कब से स्टार्ट होगा, अप्लाई का डेट जो है आप लोग का, देखिए पहला पॉइंट, तो जो वैकेंसी आने वाली है वो काफी अच्छी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है। जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें अप्रॉक्स आपको 32,000 के आसपास था, लेकिन ये वैकेंसी इंक्रीज होगी। कितना इंक्रीज होगी हम लोग आगे बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। फॉर्म का जो अप्लाई डेट है, अप्लाई यानी फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म भरना जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा 23 जनवरी से। 23 जनवरी 2025 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप डी का। उसके बाद से इस फॉर्म का लास्ट डेट क्या होगा, इस फॉर्म का जो लास्ट डेट होगा, देखिए फॉर्म का जो लास्ट डेट होगा वो आपका होगा 22 फरवरी। 22 फरवरी को आपका ये इस फॉर्म का लास्ट डेट होगा, यानी ग्रुप डी के फॉर्म का 22 फरवरी को लास्ट डेट होगा और 22 फरवरी को पेमेंट का भी लास्ट डेट होगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि फीस कितना देना पड़ेगा। फीस, जो आपकी फीस है, अगर आप जनरल से आते हैं या ओबीसी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको मात्र 500 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है ना, 500 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एससी, एसटी और फीमेल कैटेगरी से आता है, फीमेल मतलब किसी भी कैटेगरी का फीमेल हो, तो फीमेल कैटेगरी से अगर कोई आता हो तो उसका चार्ज कितना लगेगा, उसका जो चार्ज लगेगा वो आपका 250 रुपया लगेगा। यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन को समझते हैं कि जिनका फॉर्म का चार्ज 500 रुपया लगेगा उनका रिफंड कितना होगा, 400 रुपया लगेगा। लेकिन अगर कोई एससी एसटी से आता है, फीमेल कैटेगरी से आता है, तो उसका 250 रुपया लगेगा और 250 का 250 रुपया रिफंड हो जाएगा। लेकिन एग्जाम देने के बाद, आपको एग्जाम दे लेंगे उसके बाद से रिफंड होगा। तो ये एक इसका टर्म एंड कंडीशन है। एज की बात कर लेते हैं। जो इसमें एज है आपका, एज मिनिमम एज कितना है, मिनिमम एज आपका 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है आपका 36 साल है। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 36 साल। इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जो अगर जनरल से आता है, ईडब्ल्यूएस से आता है, तो उसको एज में किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई ओबीसी से आता है और एससी एसटी से आता है तो ओबीसी वाले को 3 साल के लिए छूट मिलेगा और एससी एसटी वालों को 5 साल के लिए छूट मिलेगा। ये एज रिलैक्सेशन सिर्फ ओबीसी और एससी एसटी वालों को मिलेगा, ठीक है। अगला पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट के लिए काफी आप लोग को डाउट है कि कितने पोस्ट वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि जो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है ना, तो शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपका पोस्ट कितना है, पोस्ट है आपका 32,438 पोस्ट है। जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें कितना है, 32,438 पोस्ट है। लेकिन ये पोस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ये पोस्ट इंक्रीज होकर अप्रॉक्स 58,000 के आसपास ये आपका पोस्ट इंक्रीज होगा। ये अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आया, लेकिन इंटरनल डाटा है कि आप लोग का जो सीट है वो 58,000 के आसपास इंक्रीज होकर हो जाएगा लास्ट तक। ये आपका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। बात करते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया। बहुत से लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। देखिए पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि जितने लोग फॉर्म भरेंगे, अगर जिनका कोई स्टूडेंट अगर ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहता है और इसके पहले कोई वो रेलवे का फॉर्म भरा है, 2024 में कोई रेलवे का फॉर्म भरा है, तो जिस यूजर आईडी, जिस पासवर्ड से फॉर्म भरा है उसी पासवर्ड से आपका एक ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा जाएगा। आप दोबारा रजिस्ट्रेशन मत करिएगा। रजिस्ट्रेशन आप करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपका रेलवे में रजिस्ट्रेशन हो गया है तो उसी मोबाइल नंबर और उसी आपके पासवर्ड से आपका क्या फॉर्म दोबारा भरा जाएगा। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम बच्चों का फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि वो मल्टीपल आईडी से फॉर्म भरे हुए हैं। अगर आप मल्टीपल आईडी से फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। पहला पॉइंट, फॉर्म भरते टाइम पहला आपको क्या ध्यान देना है, फोटो को लेके बहुत ज्यादा डाउट है बच्चों का। फोटो से बहुत लोग का फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ है। तो फोटो का कंडीशन यही है और स्पेशल रेलवे ने फोटो के लिए नोटिफिकेशन भी निकाला था कि आपका फोटो का बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए। अगर आपकी फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट है और उसके बाद से बैकग्राउंड पीछे का व्हाइट होना चाहिए और आपका फेस क्लियर होना चाहिए, आपका फेस क्लियर होना चाहिए और बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये फोटो का टर्म एंड कंडीशन है। यानी कि आप फोटो बनवा लीजिएगा और बनवाने के बाद से जो भी अपलोड करिएगा उसको स्कैन करके अपलोड करिएगा। स्कैन करके जितने भी लोग फॉर्म अपलोड करेंगे, अगर आपका बैकग्राउंड व्हाइट है तो आपका फॉर्म फोटो की वजह से रिजेक्ट नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है साइन। साइन आप कैसे करना है, साइन आपको ब्लैक पेन से करना है। ब्लैक पेन से करिएगा, क्लियर रहना चाहिए और स्कैन करके होना चाहिए। स्कैन अगर करेंगे तो फिर फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो फोटो शाइन की जो समस्या है वो यहाँ पे खत्म हो गया कि फोटो कैसा होगा, बैकग्राउंड व्हाइट होगा,
फेस क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा, चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, फेस क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई सेल्फी टाइप का फोटो नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, तो आपका फोटो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा फोटो की वजह से। साइन मैंने बता दिया है कि ब्लैक पेन से आपका स्कैन किया हुआ साइन होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है सिग्नेचर बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का है आधार कार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है रेलवे के लिए कि विदाउट आधार कार्ड आप कोई फॉर्म ही नहीं भर सकते। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं और आप एग्जाम भी नहीं दे सकते हैं। तो आधार कार्ड बहुत कंपलसरी है, आप आधार कार्ड की बेस पे फॉर्म भरना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी नाम गलत है, यहां पे दिक्कत क्या आता है कि बहुत से बच्चे आधार कार्ड से फॉर्म नहीं भरते। क्यों? क्योंकि उनके आधार कार्ड में कुछ और नाम होता है और 10th के मार्कशीट में कुछ और नाम होता है। तो अगर आपका 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड का जो नाम लिखा हुआ अगर डिफरेंट है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे आधार कार्ड से। तो अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास देखिए फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होगा और 22 फरवरी को खत्म होगा। यानी कि अभी आपके पास अप्रॉक्स 1 महीने से ज्यादा समय है। तो अभी अपने आधार कार्ड को अपडेट कर लीजिए। आपका जो 10th का डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में जो भी नाम लिखा हुआ है सेम मैच करना चाहिए आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट से। अगर वहां पे मैच नहीं करेगा तो फिर आपको आगे चल के बहुत समस्या हो सकती है, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर फॉर्म कैसे भर भी देते हैं तो फिर आपको एग्जाम देने में दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज आप अभी कर लीजिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो आधार कार्ड आपको अप टू डेट कर लेना है, अपने 10th के मार्कशीट से अपडेट करना है और जो आपके आधार कार्ड में नाम लिखा है उसको सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो फिर आगे समस्या हो जाएगी। तो आधार कार्ड बहुत कंपलसरी रेलवे के फॉर्म में। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए लेके काफी बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था कि जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्या होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके पहले क्या था, 10th भी था और ITI भी था। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने ITI को हटा दिया है, यानी कंप्लीटली क्या है वो 10th बेस पे कर दिया है। गवर्नमेंट को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट अगर किसी भी पोस्ट में देखिए ITI के कुछ पोस्ट होते हैं उसमें है, और उसको आप 10th बेस पे कर देंगे तो जो बच्चे ITI के उनको नुकसान हो जाएगा। और कंप्लीटली इसको ITI बेस पे भी नहीं करना चाहिए। कुछ पोस्ट जैसे पहले चल रहा था वैसे होना चाहिए, कुछ पोस्ट ITI बेस पे होना चाहिए और कुछ पोस्ट जो 10th बेस पे होना चाहिए। इस तरीके से करना चाहिए। बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है तो आपका ओनली 10th, अगर आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ग्रुप डी में भी बहुत से पोस्ट होते हैं, तो किसी भी पोस्ट के लिए आप 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 10th पास होना चाहिए और मिनिमम एज आपका 18 साल और मैक्सिमम एज आपका 36 साल होना चाहिए। ये इसका टर्म एंड कंडीशन है। अब आते हैं एक लास्ट पॉइंट, कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए जितने भी स्टूडेंट कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप ओबीसी से आते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस से आते हैं, चाहे एससी एसटी से आते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो अपना ईडब्ल्यूएस को अपडेट करा लीजिए क्योंकि आपका ईडब्ल्यूएस तो एक्सपायर हो गया होगा। अगर आप एससी एसटी से आते हैं और ओबीसी से आते हैं तो आपको सेंट्रल का कास्ट बनवाना है। अगर आप सेंट्रल का कास्ट नहीं बनवाएंगे तो फिर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर आप भले इस कैटेगरी में फॉर्म भर दें, अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपको एट द एंड पॉइंट इन फाइनल सिलेक्शन में बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको अभी बनवा लेना चाहिए। टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 22 फरवरी से पहले का होना चाहिए। 22 फरवरी से पहले, 23 जनवरी यानी 22 फरवरी से पहले किसी भी डेट का है तो फिर आपका चल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं तो आधार कार्ड कंपल्सरी होना चाहिए। आधार कार्ड का जो 10th के नाम लिखा हुआ आपका, यानी 10th के मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ है वो आधार कार्ड में मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो फिर आप आगे का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अभी आपके पास समय है, आप 10th के मार्कशीट को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आधार कार्ड को चेंज कर सकते हैं। आधार कार्ड अभी चेंज हो जाएगा, आपके पास 1 हफ्ते में चेंज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये कर लीजिएगा। बाकी जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इनसे वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।